रिकॉर्ड ऑन। ठीक है, तो कल रात हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि फिल्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सामने कहा था, बिल्ट इन मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन, और उसमें हमने ये बात की थी कि यहाँ से ब्लड आता है, मान लो सपोज कर पूरे किडनी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और पूरे किडनी के ये बोमेंस कैप्सूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रीनल आर्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफरेंट आर्टेरियल को, पूरे किडनी के एफरेंट आर्टेरियल को, ये पूरे किडनी के एफरेंट आर्टेरियल को। तो जो भी खून यहाँ पे आ रहा है उस खून में से कितना परसेंट यहाँ पे उस खून के प्लाज्मा में से कितना परसेंट फिल्टर होता है, याद है? उस खून के प्लाज्मा में से कितना परसेंट फिल्टर होता है, बताइए, आप लोगों को पढ़ा रखा है। उस खून के जितना खून आ रहा है उसके प्लाज्मा में से कितना परसेंट फिल्टर होता है, याद है? कुछ शेयर नहीं हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है? परसेंटेज पूछ रहा हूँ मोहसिन साहब। फिल्टर 90, सना बोल रही है फिल्टर 99% होता है। सना, मैं फिल्टर की बात कर रहा हूँ, बोमेंस कैप्सूल में कितना परसेंट फिल्टर होता है? 20%। आस्था 65% क्या है भाई? ये 65% क्या है? हमको 65% का कोई लॉजिक नहीं समझ में आया। आस्था बोलिए 60, आफरीन बोलिए 65%, तो मैंने कभी टर्म इस्तेमाल ही नहीं किया अभी तक इस चैप्टर में कभी कहीं भी। ये 65% का क्या कंसेप्ट है भाई? आस्था और आफरीन बोल रही है 65%, ये क्या है 65%? नहीं, 65% का आफरीन क्या कंसेप्ट है भाई? ये 65% का आपने तो आस्था ने कहा 20%। ठीक है, आफरीन आप बताइए बेटा, मैंने क्या कहा? टोटल प्लाज्मा का 20% यहाँ पे फिल्टर होता है कि नहीं, याद है कि नहीं? सब चीज को कैलकुलेट कर करके बताया था। आफरीन आप बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है ना? तो 20% फिल्टर होता है, ठीक है, टोटल प्लाज्मा का। अब आइए, हमने क्या कहा कि अगर देखो, एक चीज ध्यान से सुनो, यहाँ पे अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ये बताओ आप लोग कॉमन सेंस से बताओ, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो रेट ऑफ ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? ब्लड वेसल के अंदर बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ जाएगा तो फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा ना, और अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन कम होगा। लेकिन किडनी के अंदर में बिल्ट इन मैकेनिज्म है, और जिसके जरिए अगर बीपी बढ़ता और घटता है फिर भी यहाँ पे फिल्ट्रेशन रिमेन सेम रहता है। और वो बिल्ट इन मैकेनिज्म क्या है? तो वो बिल्ट इन मैकेनिज्म है दो, वाया जेजीए और दूसरा है मायोजेनिक मैकेनिज्म। जेजीए कब काम करता है? तो अगर इंक्रीज बीपी हो तब भी, और डिक्रीज बीपी हो तब भी, लेकिन डिफरेंट मैकेनिज्म से। ठीक है ना? इंक्रीज बीपी हो तो अलग मैकेनिज्म से, डिक्रीज बीपी हो तो अलग मैकेनिज्म से, लेकिन फिल्ट्रेशन को नॉर्मलाइज किया जाएगा। लेकिन किस कंडीशन में, कौन से कंडीशन में, कितना इंक्रीज? तो विद इन द फिजियोलॉजिकल रेंज। ये नहीं कि 100 से 140 के बीच में सिस्टोलिक हो और 60 से 90 के बीच में डायस्टोलिक हो। यहाँ तक बात समझ में आया? यहाँ पे जो क्षण क्या आता है उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे जो क्षण क्या आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट, रीनल फिल्ट्रेट, ट्यूबुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। बताया था ना? अब इसमें क्या नहीं होता है, कौन सी चीज नहीं होती? तो इसमें ब्लड सेल एब्सेंट होता है, इसमें ब्लड प्रोटीन्स, मेजर ब्लड प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। जैसे कि मेजर ब्लड प्रोटीन्स में कौन से? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। कौन कौन से एब्सेंट होते हैं? तो इसके अलावा ब्लड के सारे कंपोनेंट होते हैं। ये चीज नहीं रहेगा, कोई भी ब्लड सेल नहीं रहेगा और ये तीनों प्रोटीन नहीं रहेगा, बाकी सब कुछ रहेगा ब्लड का। तो एक टर्म होता है, आपने मोलारिटी तो सुन रखा है ना? टर्म मोलारिटी सुन रखा है कि नहीं? टर्म मोलारिटी सुन रखा है आप सबने? मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी केमिस्ट्री में बताइए आप लोग। तो आपने कहा मोल अपॉन वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, इसी को तो कहते हैं ना।
मुझे जहां तक याद है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, दैट इज डिस्क्राइब्ड एज मोलरिटी। एम आई राइट और रॉन्ग? अबे बोलो मैं सही हूँ या गलत हूँ, तुम लोग ये मत हमको डेफिनेशन मत बताओ। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, इसी को ना मोलरिटी कहते हैं, ठीक है ना। अब मोलरिटी की जगह हम एक टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑस्मोलरिटी। अगर ब्लड को आप एक सॉल्यूशन मान लो, ब्लड को आप एक सॉल्यूशन मान लो, और उसमें 2 तरह के पार्टिकल है ब्लड में हमारे। सेल को, लिविंग को छोड़ दो, लिविंग को छोड़ दो, तो ब्लड ब्लड में 2 तरह के सॉल्यूट पार्टिकल है, एक क्लोइडल साइज के और एक सॉल्यूट साइज की। एक सस्पेंशन, 3 तरह का पार्टिकल होता है ना, सस्पेंशन, क्लोइडल साइज, सस्पेंशन साइज, क्लोइडल साइज, सॉल्यूट साइज। क्यों भाई, एम आई राइट और रॉन्ग, यस या नो में आंसर देना, समझाना मत। 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं ना, क्लोइडल साइज के, सॉल्वेंट साइज, सॉल्यूट साइज के और सस्पेंशन साइज के। तो सस्पेंशन साइज का पार्टिकल जो होता है सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा क्लोइडल साइज का होता है, उससे छोटा सॉल्यूट साइज का होता है। तो क्लोइडल साइज के पार्टिकल्स ब्लड में क्या है, तो क्लोइडल साइज के पार्टिकल ब्लड में है मेनली एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन भी होते हैं, लेकिन चूंकि सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ब्लड में कौन सा है, एल्बुमिन। तो एल्बुमिन मेनली क्लोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को डेवलप करता है। यार इन्होंने बताया था क्लोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लोइडल और ब्लड क्लोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एल्बुमिन मेनली ब्लड क्लोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को डेवलप करता है। बाकी जितने भी ब्लड में क्लोइडल साइज के पार्टिकल को छोड़ दो तो बाकी क्या है, सॉल्यूट साइज के पार्टिकल है। क्लोइडल साइज में क्या क्या है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आएगा, इस फिल्ट्रेट में क्लोइडल साइज के पार्टिकल हैं? आप लोग मुझे बताइए, इस फिल्ट्रेट में, ग्लोबुलर फिल्ट्रेट में क्लोइडल साइज के पार्टिकल हैं? यस, ये तीनों क्लोइडल साइज के पार्टिकल हैं और वो फिल्ट्रेट में होंगे, वो फिल्ट्रेट में होंगे। बोलिए, सोच के बोलिए, आंसर दीजिए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए। जिन लोगों ने गलत आंसर दिया उसको करेक्ट करके आंसर दें। किसी को इसमें कोई दिक्कत है? नो होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा, नो होगा। क्लोइडल साइज के पार्टिकल नहीं है, लेकिन सोलूट साइज के पार्टिकल हैं कि नहीं है, इसमें सोलूट साइज के पार्टिकल है कि नहीं है, इसमें सोलूट साइज के पार्टिकल है कि नहीं, यस। अब देखो ब्लड में यहाँ से जो फिल्ट्रेशन होता है ना, तो वो इस तरह से फिल्ट्रेशन होता है, ध्यान से सुनना। मैं क्या कहा हूँ शुरू में, क्या हूँ कि चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है। इस सॉल्यूट में, सॉरी, इस फिल्ट्रेट में जो सोलू साइज के पार्टिकल हैं वो इस रेशियो में रहते हैं कि ब्लड में जितना सोलू साइज का पार्टिकल है उसी रेशियो में यहाँ होगा। तो क्या ब्लड का ऑस्मोलैरिटी सोलू साइज की वजह से, पार्टिकल की वजह से, और इस फिल्ट्रेट में का जो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी ड्यू टू सोलू साइज पार्टिकल, और फिल्ट्रेट का ऑस्मोलैरिटी क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा, बोलो। तो सेम होगा, क्यों, क्योंकि इसमें फिल्ट्रेट में उसी रेशियो में आता है जिस रेशियो में ब्लड में रहता है, फिल्ट्रेट में उसी रेशियो में आता है जिस रेशियो में ब्लड में रहता है। तो मोलरिटी के लिए हम लोग लिविंग बीइंग में क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, लिविंग बीइंग में ऑस्मोलरिटी। तो आपसे कोई पूछ दे कि ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड एंड ऑस्मोलरिटी ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट इन बोमैन्स कैप्सूल इज सेम और डिफरेंट, तो आप कहेंगे सेम। और क्यों, इसका रीजन ये है कि यहां से जो फिल्टर होके इसमें जो आता है वो उसी रेशियो में आता है जिस रेशियो में ब्लड में रहता है। तो बोमेंस कैप्सूल में बिल्कुल सेम रहेगा ऑस्मोलारिटी। इस बात को, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि मैं देखिए नोट्स बनाने के लिए लिख रहा हूं आप लोगों के, ऑस्मोलारिटी रिमेन सेम इन blood and
in glomerular filtrate in Bowman's capsule. ठीक है, बोमेंस कैप्सूल। तो ये आपको एकदम याद रखना है, ध्यान से इसको भूलना नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। अब आइए, इस फिल्ट्रेट में क्या क्या है, तो आपको पहले भी बता चुके हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या सामान होगा, सामान कौन कौन से होंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर, बता चुके हैं कि नहीं, बता चुके हैं कि नहीं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कौन कौन से सामान होंगे बता चुके हैं ना, आई थिंक मैंने बता रखा है। ठीक है, तो वो सारे सामान होंगे, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, हार्मोन्स होंगे, ड्रग्स होंगे, ठीक है ना, मे बी सम एंजाइम्स होंगे, विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, वाटर होगा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, ठीक है ना, ये सारी चीजें होंगी। बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन होता है, तो आंसर है नो। बोमेंस कैप्सूल के अंदर सिर्फ फिल्ट्रेशन होता है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर सिर्फ, नो प्रोबेबली नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। रात ही हमने बताया था, मोहसिन साहब इतना जल्दी भूलेंगे आप लोग बात हो तो कैसे होगा। रात ही हमने बताया था कि बोमेंस कैप्सूल के अंदर कोई फिल्ट्रेशन नहीं होता है। फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो सॉरी, रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन कहाँ होता है, तो रेस्ट ऑफ द सेगमेंट में, लेकिन बोमेंस कैप्सूल के अंदर सिर्फ फिल्ट्रेशन होता है, नो रीअब्जॉर्प्शन नो सेक्रेशन। अब आइए पीसीटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, पीसीटी की, लिख लिया ना। तो आइए देखो, मान लो ये है आपका पीसीटी, पीसीटी इज हाईली क्वाइल्ड और लेस क्वाइल्ड, इन हाईली क्वाइल्ड और लेस क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड। अब पीसीटी इज लाइन बाय विच सेल्स, क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनर, तो सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स, ये है पीसीटी की लाइन। लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स, ये इसका बेसल सरफेस है, ठीक है, और ये इसका एपाइकल सरफेस है। लेकिन आपको एक चीज याद रखना होगा, इसका एपाइकल सरफेस ऐसे नहीं रहता है, इसके एपाइकल सरफेस क्या होता है, इसका एपाइकल सरफेस पे जो सेल्स मेम्ब्रेन है वो मॉडिफाई हो जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देता है। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, विलाई या माइक्रोविलाई, विलाई या माइक्रोविलाई, बोलिए देखता हूँ कितना याद है, टीसू, क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई, ठीक है। और ऐसा लग रहा है आप सुबह सुबह टूथ ब्रश करते हैं, वैसे ही दिख रहा है ना इसका बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर जो है वैसे ही दिख रहा है ना, ये वाला बॉर्डर, क्यों भाई, ये बॉर्डर दिख रहा है ना टूथब्रश, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। पीसीटी में सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स ऑन फ्री सरफेस गिव ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ये क्यों होता है, व्हाई दिस हैपन सो हियर, क्यों होता है यहाँ पे ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस क्यों होता है, सवाल ये पैदा होता है। इंक्रीज सरफेस एरिया, एब्सोल्युटली राइट, लेकिन सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्रीज क्यों होता है, बाकी जगह पे ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस नहीं होता है, ना लूप ऑफ हेल्ले में होता है, ना डीसीटी में होता है, ना कलेक्टिंग डक्ट में ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस नहीं होता है, माइक्रोबिलाई होता है लेकिन ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस नहीं होता है। सरफेस एरिया इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ जो फिल्ट्रेट होता है ना उसमें से सब्सटेंसेस यहीं से होता है, और इम्यून सेक्रेशन भी यहाँ बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है, कहाँ पे, पीसीटी में। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन आपसे पूछा जाए, रीनल ट्यूबुल्स में कौन से एरिया में होता है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस, फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट,
अकर इन पीसीटी, अकर इन पीसीटी अराउंड 70 to 80%। टोटल फिल्ट्रेट का 70 से 80% रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? पीसीटी में। पीसीटी यहाँ पे खत्म हो रहा है आपका, पीसीटी यहाँ पे, यहाँ से आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ फैलने शुरू हो रहा है। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अराउंड, यहाँ पे मान लो 100 ml फिल्ट्रेट था, तो यहाँ पे आके ये 20 ml हो जाएगा। यहाँ पे 100 ml था तो यहाँ पे 20 ml हो जाए। तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन सेकंड, तो इसलिए यहाँ पे सरफेस एरिया भी बहुत सही है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोबिलाई होते हैं। और वो माइक्रोबिलाई क्या देते हैं? अगर कम होंगे तो क्या ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होगा? मान लिया नंबर अगर कम होंगे तो यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोबिलाई होते हैं। माइक्रोबिलाई और जगह भी होता है, डीसीटी में भी होता है, कलेक्टिंग डक्ट में भी होता है, इवन लूप ऑफ हेलने में भी होता है। समझ में आया ना? तो यहाँ पे अराउंड 70 से 80% उसमें। अब इसमें क्या है? तो इसमें वाटर है। इसमें क्या है? तो इसमें देखो भाई, वाटर है। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, फॉस्फेट, ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इसके अलावा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब है। इसके अलावा किसमें, इसके अलावा इसमें फ्यू ड्रग्स हैं, उसके अलावा इसमें और कुछ भी है। तो हाँ, थोड़ा बहुत और भी कुछ है, ध्यान नहीं आ रहा, ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना? क्रिएटिनिन है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन भी एक, क्रिएटिनिन एंड क्रिएटिनिन फॉस्फेट, विटामिन, यस विटामिन है। ठीक है ना? ये सारी चीजें हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो पीसीटी में समझ लो, ये बात जान लो, अराउंड 70 से 80% वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें एनसीईआरटी में 75 से 80% ऐसे ही कुछ लिखा है, 70 से 80, एक मिनट देख लो। हाँ, 70 से 80% क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीएब्जॉर्ब। हाँ, हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है प्रोटीन, लेकिन कौन से? प्रोटीनिशियस हार्मोन, मेजर प्रोटीन्स नहीं होंगे, बिल्कुल हार्मोन्स होंगे, बिल्कुल हार्मोन्स, जो प्रोटीनिशियस हार्मोन्स हैं वो होंगे, लेकिन बड़े प्रोटीन नहीं होंगे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोजेन, ये सब नहीं होंगे। ठीक है ना? समझ में आया बात ना? तो इसमें से 70 से 80% क्या, 70 से 80% तक क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर जितना भी आया वाटर, उसका 70 से 80%, और इलेक्ट्रोलाइट्स में ये सोडियम, पोटेशियम, इवन क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सब। हालांकि एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है ना? 70 से 80% रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके अलावा अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज और अमाइनो एसिड फिजियोलॉजिकल रेंज के अंदर है, आप कहोगे सर ये फिजियोलॉजिकल रेंज क्या होता है? ग्लूकोज और अमाइनो एसिड फिजियोलॉजिकल रेंज के अंदर है। आप लोगों ने सुना है डायबिटीज का नाम? डायबिटीज मेलाइटस सबने सुना होगा। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है या कम होता है? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो जब नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है तो वो फिजियोलॉजिकल रेंज नहीं कहलाता है, दैट इज नॉट नोन एज फिजियोलॉजिकल रेंज, दैट इज अ मोड। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज मेलाइटस नहीं है, अब देखो डायबिटीज मेलाइटस कब करते हैं? जब फास्टिंग ग्लूकोज 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाए, तो उसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। या पीपी ग्लूकोज, पीपी का मतलब पोस्ट प्रांजियल, खाने के बाद 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाए तो हम उसको कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है?
ये बात शायद हमने पहले भी आपको बताया होगा। तो ग्लूकोज का लेवल अगर हमारे ब्लड में 110 से ऊपर या 150 से ऊपर हो जाए, खाने के बाद 150 से ऊपर और भूखे 110, तो क्या ये अब्जॉर्ब होगा ग्लूकोज इसमें से? यस या नो? सारा का सारा ग्लूकोज यहाँ अब्जॉर्ब हो जाएगा? नहीं, देखिए बात यहीं पे इसीलिए मैंने कहा ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज में ग्लूकोज और अमाइनो एसिड पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होता है या रीएब्जॉर्ब होता है? एब्जॉर्ब होता है या रीएब्जॉर्ब होता है? रीएब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। ग्लूकोज और अमाइनो एसिड रीएब्जॉर्ब होता है, लेकिन ग्लूकोज का लेवल इवन अप टू 180 मिलीग्राम अगर ब्लड में हो जाए तब भी ये रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब इवन डायबिटिक पेशेंट में भी ग्लूकोज जो है ना, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर हो गया तब नहीं रीएब्जॉर्ब होगा। तो मैक्सिमम ब्लड ग्लूकोज लेवल जब 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है वहां, तो इवन डायबिटिक पेशेंट में अगर ब्लड ग्लूकोज लेस देन 180 मिलीग्राम है ना, तो भी उसमें यहाँ पे ग्लूकोज नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये अप टू 1 डायबिटिक पेशेंट में भी ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होगा। कब तक? 180 मिलीग्राम तक, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो एक टर्म होता है रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू, इस पे भी क्वेश्चन आता है, रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू। रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू किसको कहते हैं? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ नेफ्रॉन टू एब्जॉर्ब एनी सब्सटेंस। अब कुछ सब्सटेंस को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसे ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को बहुत ऑलमोस्ट पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये कौन सा ये हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू का सब्सटेंस हुआ या लो थ्रेशोल्ड वैल्यू का सब्सटेंस हुआ? हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू का सब्सटेंस हुआ या लो थ्रेशोल्ड वैल्यू का? पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू का। और उसी तरह से सोडियम, पोटेशियम, इन सबको लिमिटेड अमाउंट में रीअब्जॉर्ब करता है, तो ये इंटरमीडिएट थ्रेशोल्ड वैल्यू का सब्सटेंस हुआ। और जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड है, तो इसको बहुत कम रीअब्जॉर्ब करता है, तो ये सब क्या हो गया? इंटरमीडिएट थ्रेशोल्ड वैल्यू का। तो रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू के बेसिस पे 3 तरह के सब्सटेंस होते हैं, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू सब्सटेंस, इंटरमीडिएट थ्रेशोल्ड वैल्यू सब्सटेंस एंड लो थ्रेशोल्ड वैल्यू सब्सटेंस। समझ में बात आया? तो जैसे कि हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू सब्सटेंस कौन से? ग्लूकोज एंड जो पूरी तरह से रीअब्जॉर्ब हो जाए नेफ्रॉन में, तो उसको हम कहते हैं हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो पीसीटी में सुन लो, प्लीज लिसन केयरफुली, पीसीटी में क्या क्या रीअब्जॉर्ब होगा? वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब होगा। वाटर 70 से 80%, इलेक्ट्रोलाइट भी 70 से 80%, उसमें भी मेनली सोडियम क्लोराइड। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज और अमाइनो एसिड पूरी तरह से रीअब्जॉर्ब होगा। यूरिया और यूरिक एसिड, यहाँ पे यूरिया रीअब्जॉर्ब होता है, लेकिन आपके बुक में नहीं है, इसलिए इसको जानने की जरूरत नहीं है। यूरिक एसिड बिल्कुल नहीं रीअब्जॉर्ब होता है, कोई ड्रग रीअब्जॉर्ब नहीं होता है। विटामिन अकॉर्डिंग टू नीड रीअब्जॉर्ब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हॉर्मोन्स रीअब्जॉर्ब नहीं होता है। अब देखिए आपके एनसीईआरटी के बुक में क्या दिखाया है, देखिए एनसीईआरटी में क्या दिखाया है। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने भूल गया था, मैं दिमाग से बात निकल गई थी। इलेक्ट्रोलाइट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है जिसको मैं लिखना भूल गया था, बाइकार्बोनेट, SCO3-। ये भी, तो आपको ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम याद रखना है। कौन कौन से? सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। 3 सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, 70 से 80%, ठीक है। उसके अलावा ये सब्सटेंस भी, पोटेशियम हमने लिख दिया है, ये नहीं रीअब्जॉर्ब नहीं होता, ये रीअब्जॉर्ब नहीं होता है, ये सेक्रेट होता है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। मैग्नीशियम रीअब्जॉर्ब होता है, कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होता है, फॉस्फेट रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बल्कि हम इसको काट के ना होना, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पे ये लिख दूं, क्या लिख दूं? बाइकार्बोनेट। पोटेशियम रीअब्जॉर्ब नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे, पोटेशियम रीअब्जॉर्ब नहीं होता है। तो देखो एनसीईआरटी के बुक में क्या लिख रहा है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिख रहा है? सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब हो रहा है, बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो रहा है, पोटेशियम रीअब्जॉर्ब नहीं होता है, पोटेशियम सेक्रेट होता है, ये ध्यान रखिएगा। पोटेशियम ये पता नहीं, ये रो रात वाला डायग्राम में जो बनाया था ना, उसी का कॉपी किया था, इसलिए ये हो गया। पोटेशियम क्या होता है? सेक्रेट होता है, या बताया था ना। उसके अलावा यहाँ पे और क्या रीअब्जॉर्ब होता है? न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, वाटर। ये सारे रीअब्जॉर्प्शन या तो एक्टिव होंगे या पैसिव होंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है, बाइकार्बोनेट एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है, ये ऑस्मोसिस के थ्रू रीअब्जॉर्ब होता है,
ये न्यूट्रिएंट्स भी एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है। इसमें सेक्रेशन किसका किसका होता है? तो इसमें सेक्रेशन होता है हाइड्रोजन आयन का, अमोनिया का और पोटेशियम का। और सेक्रेशन क्या होता है? पैसिव या एक्टिव? तो सेक्रेशन इज अ, बोलिए, एक्टिव प्रोसेस या पैसिव प्रोसेस? तो आपको याद रखना होगा, देखो NH3, अमोनिया, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन, ये तीनों सेक्रेटी होता है, कहीं से भी एब्जॉर्ब नहीं होता, सिर्फ सिवाय पोटेशियम को छोड़ के। पोटेशियम को छोड़ के ये हर जगह, पोटेशियम यहाँ पे सुन लो बेसिकली क्या होता है ना, पोटेशियम यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है। खैर ये आपके बुक में नहीं तो आप छोड़ दो, इसको बात छोड़ दो, आप ये जान लो, छोड़ दो, हटाओ, नेसेसरी दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करने से क्या फायदा। आप ये जान लो ये तीनों क्या होता है, कौन से, अमोनिया, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन, ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों के तीनों सेक्रेट होते हैं। किसमें? नेफ्रॉन में। अब यहाँ पे रीअब्जॉर्ब क्या हुआ? बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, वाटर, और सेक्रेट क्या हुआ? पोटेशियम, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, ये तीनों सेक्रेट हुआ। पोटेशियम, इसको सेक्रेशन को हम दूसरे कलर से दिखाएं तो ठीक रहेगा। सेक्रेशन कौन कौन सा हुआ? तो सेक्रेशन हुआ पोटेशियम, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। तो ये रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन यहाँ पे पीसीटी में इस तरह से होता है कि यहाँ तक नेफ्रिक फिल्ट्रेट, इसके अंदर जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट आता है अप टू हियर, इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट का ऑस्मोलारिटी में कोई चेंज नहीं आता है। ये इस रेशियो में होता है कि इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट के ऑस्मोलारिटी में कोई चेंज नहीं आता है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे ऑस्मोलारिटी नेफ्रिक फिल्ट्रेट का क्या होगा बताइए तो, एट द एंड ऑफ पीसीटी सेम रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा? यहाँ से सेम रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा ऑस्मोलारिटी? डिस्पाइट द वॉल्यूम यहाँ पे 100 ml है अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का, तो यहाँ पे 20 ml है, लेकिन ऑस्मोलारिटी क्या है? सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट कैसे? हमने अभी क्या बताया कि इस रेशियो में, अरे मुदब्बिर सुनते नहीं, यहाँ पे जो ऑस्मोलारिटी है वही ऑस्मोलारिटी इसमें हर जगह रहेगा, क्योंकि ये इस रेशियो में यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन सेक्रेशन तक इसमें ऑस्मोलारिटी का चेंजेज नहीं आता है। तो बताइए मुदब्बिर साहब, सेम रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा? तो देयर इज नो चेंज इन, देखो ये बात याद रखना, देयर इज, ये बात आप लोग याद रखना, मैं लिख दे रहा हूं, देयर इज नो चेंज इन osmolarity of nephric filtrate up to the end of PCT, कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहां पे, देखिए आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ये तो हमने बताया ही था, द ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ फॉर्म आइदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म, like glucose and amino acid sodium etc the filtrate are reabsorbed actively whereas nitrogenous waste are absorbed by passive transport। देखो लिखा है, ये भी हमने कहा था ना यूरिया के बारे में, पता नहीं एनसीईआरटी में लिखा है कि नहीं लिखा है। यस, यहाँ पे मैं डायग्राम में ही बना देता हूँ, यहाँ से यूरिया भी रीअब्सॉर्ब होता है। कहाँ से? पीसीटी से, नाइट्रोजनस वेस्ट। ये एनसीईआरटी के डायग्राम में नहीं बनाया है, यूरिया भी रीअब्सॉर्ब होता है पीसीटी से। हमने बोला था ना कि हमको ध्यान नहीं है, पीसीटी से यूरिया भी रीअब्सॉर्ब होता है। और यूरिया कैसे रीअब्सॉर्ब होता है? पैसिव या एक्टिव मीन से, ये याद रखना, नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा? यूरिया। यहाँ पे एक्टिवली या पैसिवली, ये याद रखना, बोलो भाई। यूरिया पीसीटी में, ये दिव्या लिख रही है एक्टिवली। ए दिव्या, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है बेटा, ऐसा जुलम मत करो। दिव्या कैसे? दिव्या तुम बोलो, पीसीटी में यूरिया कैसे रीअब्सॉर्ब होगा? पैसिवली। जबकि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम आयन, ये तीनों कैसे रीअब्सॉर्ब होगा? एक्टिवली। ये आता है क्वेश्चन। अब हमने बताया ना वाटर, तो वाटर अकर पैसिवली। पैसिवली कैसे? ऑस्मोसिस के जरिए। ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन।
तो वाटर पैसिवली। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, द ट्यूबुलर सेल सेक्रेट सब्सटेंसेस लाइक, हमने बताया ना ये तीन चीजें सेक्रेट ही होता है, कौन सा, हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया, ये सेक्रेट ही होता है, जहां कहीं भी होगा ये सेक्रेट ही होगा। अब बोथ रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, यूरिन को, सुसु को बनाने में ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। और सुसु हम लोग क्यों करते हैं, व्हाट इज द, व्हाई वी डू द सुसु, बताइए, हम लोग सुसु क्यों करते हैं, बताइए तो भाई, हम लोग सुसु क्यों करते हैं, वाई वी डू द सुसु, मतलब वाई वी डू द यूरिनेशन, हम लोग क्यों करते हैं, ऊपर वाले ने सुसु करने का मैकेनिज्म क्यों बनाया, जैसे कि हम लोग पोटी क्यों करते हैं, पोटी इसलिए करते हैं ताकि अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस को निकाल सकें, तो सुसु क्यों करते हैं। दूसरा ने कहा, जैसा कि वहां उन्होंने पढ़ा, वाई वी डू द सुसु, बताइए। मोहसिन ने कहा नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालने के लिए। देखो हम लोग सुसु करते हैं रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट के लिए। इस मेटाबॉलिक वेस्ट में नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या क्या आता है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड क्रिएटिन फॉस्फेट। उसके अलावा नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक हिपुरिक एसिड, उसके अलावा ड्रग्स जो कि एक्स्ट्रा हमारे बॉडी में, आप दवाई खाते तो सारा का सारा दवाई इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत सारा दवाई जो है ना हम सुसु की जगह निकालते हैं, ड्रग्स रिमूवल के लिए, एक्सेस विटामिन के रिमूवल के लिए, जैसे विटामिन बी आप कितना भी खा लो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको नुकसान नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि एक्सेस विटामिन बी जो होता है ना, और विटामिन सी, वो आपके एक्सेस विटामिन बी एंड सी, वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड विटामिन सी को रिमूव करने के लिए। और किसके लिए सुसु करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस के रिमूवल के लिए, स्पेशली वाटर सॉल्युबल जो भी हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं करना कि खाली नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए, ठीक है ना, समझ में आया बात, ये बात सबको अगर समझ में आया तो प्लीज रेज योर हैंड। बस 3-4 लोगों को समझ में आया। इसके अलावा हम लोग क्यों करते हैं, तो हमारे ब्लड में देखो, हमारे ब्लड में सॉल्यूट का एक फिक्स क्वांटिटी होना चाहिए। वी आर ऑस्मो रेगुलेटर और ऑस्मो कॉन्फॉर्मर, हम लोग कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर में या ऑस्मो कॉन्फॉर्मर से में, किसे बिलोंग करते हैं हम लोग कौन सा प्राणी है, ऑस्मो रेगुलेटर या कॉन्फॉर्मर, ऑस्मो कॉन्फॉर्मर, ऑस्मो रेगुलेटर। तो हमें अपने बॉडी में सॉल्यूट के क्वांटिटी को फिक्स रखना है, तो इस सॉल्यूट के क्वांटिटी को फिक्स रखने के लिए के प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। और ये ऑस्मो रेगुलेशन जो है, इसको हम लोग एक और टर्म इसके लिए लिखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ आयनिक बैलेंस। इसी के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ आयनिक बैलेंस। आयनिक बैलेंस का मतलब वही सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इन सब का लेवल को मेंटेन करना। इसके लिए भी हम लोग सुसु करते हैं। और क्यों करते हैं सुसु, और क्यों करते हैं सुसु, तो देखो हमारे ब्लड का पीएच एक कांस्टेंट होना चाहिए, एक जैसे कि हमारे आर्टेरियल ब्लड का पीएच क्या होना चाहिए, तो इट शुड बी अराउंड 7.36 एंड वेनस ब्लड का अराउंड 7.34, ये होना चाहिए अराउंड। अगर इससे ज्यादा या कम अगर ब्लड का पीएच होता है तो हमें हाइड्रोजन आयन को रिमूव करना होता है या अमोनिया को रिमूव करना होता है,
तो हम सुसु इसलिए करते हैं ताकि एसिड बेस बैलेंस ऑफ ब्लड या बॉडी फ्लूइड का बना मेंटेन कर सकें। फॉर मेंटेनिंग ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फॉर मेंटेनिंग द एसिड बेस बैलेंस। और एसिड बेस बैलेंस के लिए फिल्ट्रेशन से, और इन दोनों के लिए फिल्ट्रेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है सेक्रेशन का। फिल्ट्रेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? सेक्रेशन का। मेंटेनिंग द एसिड बेस बैलेंस। देखो तो एनसीईआरटी में यहाँ पे क्या लिख रहा है, ट्यूबुलर सेक्रेशन आल्सो इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन एज इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एसिड बैलेंस, आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो आपसे कहा जाए ऑस्मो रेगुलेशन में फिल्ट्रेशन का तो रोल अनडाउटेडली है ही है, एसिड बेस बैलेंस में भी फिल्ट्रेशन का रोल है, लेकिन उन ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? सेक्रेशन का या एसिड फिल्ट्रेशन का? बोलिए। तो सेक्रेशन का। किसका कहेंगे? सेक्रेशन का। ये आप सबको याद होना चाहिए। ट्यूबुलर सेक्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन एज इट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। और इसमें सेक्रेशन मेनली 3 सब्सटेंस का आपको याद रखना है। कौन कौन से? पोटेशियम, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। अब कहोगे ये कहां कहां सेक्रेट होता है? तो ये सेक्रेट होता है पीसीटी में, डीसीटी में, कलेक्टिंग डक्ट में। तीनों जगह ये सेक्रेट होता है अकॉर्डिंग टू नीड। अकॉर्डिंग टू नीड ये तीनों जगह होता है। आप कहोगे सर हेलनेज लूप में क्या सेक्रेशन होता है? तो हेलनेज लूप में इनका सेक्रेशन नहीं होता है। नो secretion of these substances in हेलनेज लूप। ऐसा नहीं कि कोई भी हेलनेज लूप में इनमें से किसी सब्सटेंस का। तो ये बात आपको याद हुआ। अब देखो मैं आप लोग को याद करा रहा हूं, क्योंकि ये देखो बड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर ऐसे आप पढ़ोगे तो वो याद नहीं जाएगा, इसलिए मेरे साथ याद करो तो बेटर रहेगा। हमने क्या कहा? बोमेन्स कैप्सूल में क्या रीअब्जॉर्ब, क्या सेक्रेट होता है? जो एरिया बोमेन्स कैप्सूल में क्या रीअब्जॉर्ब, क्या सेक्रेट होता है? जो एरिया दीजिए आंसर जल्दी, जो एरिया जल्दी आंसर दीजिए। नथिंग। पीसीटी में क्या सेक्रेट होता है? तो कहोगे पोटेशियम अमोनिया हाइड्रोजन। डीसीटी में क्या सेक्रेट होता है? पोटेशियम अमोनिया हाइड्रोजन। कलेक्टिंग डक्ट में क्या? पोटेशियम अमोनिया हाइड्रोजन। हेलनेज लूप में क्या पोटेशियम अमोनिया हाइड्रोजन सेक्रेट होता है? नहीं। पीसीटी में क्या रीअब्जॉर्ब होता है? तो वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। बस आपको ये 3 याद रखना है। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स कौन से? ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, और 100% विद इन द फिजियोलॉजिकल रेंज। उसके अलावा यहां से रीअब्जॉर्ब होता है नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया का। अब आपको ये याद रखना है कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड ये एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है, जबकि नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया पैसिवली रीअब्जॉर्ब होता है। वाटर जो है ऑस्मोसिस के थ्रू रीअब्जॉर्ब होता है। व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट्स? द इलेक्ट्रोलाइट्स आल्सो रीअब्जॉर्ब एक्टिवली। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब आइए बात करते हैं हेलनेज लूप की। देखो ये है, अब आप ऊपर वाला डायग्राम देखो। बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्प्शन दिखाया है, सोडियम क्लोराइड को दिखाया है, वाटर को दिखाया है, न्यूट्रिएंट्स को दिखाया है। इसमें सेक्रेशन इसके अलावा देखो हिपुरिक एसिड का होता है, हमारे बुक में नहीं है, ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ। और सेक्रेशन इसमें पीसीटी में, यहाँ पे हम लिख देते हैं पीसीटी में जो होता है ना सेक्रेशन, इन तीनों, ये तो एनसीईआरटी में है। इसके अलावा ड्रग्स का भी सेक्रेशन होता है कुछ, जैसे कि पेनिसिलिन आपने सबने सुन रखा होगा, यहाँ पे सेक्रेशन होता है। इसके अलावा यहाँ पे हिपुरिक एसिड का सेक्रेशन होता है, कुछ पॉइजनस सब्सटेंस का सेक्रेशन होता है, पॉइजनस सब्सटेंस का भी सेक्रेशन होता है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? अब आइए, ये हेलनेज लूप है। हेलनेज लूप के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप लोग इसको भूलना मत, जिंदगी भर काम आएगा टिल डेथ। मरने के बाद ये सब काम नहीं आएगा। मरने के बाद आपको कर्म, आप जो जैसे कर्म किए रहेंगे वो काम आएगा, आपका पढ़ाई काम नहीं आएगा। ठीक है ना?
आपका पढ़ाई काम नहीं आएगा, मरने तक ये काम आएगा, ये सारी चीजें जो अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको टिल डेथ। क्योंकि अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो मेडिकल कॉलेज में इसी का एक्सटेंशन पढ़ना है। मेडिकल कॉलेज में आपको कोई और चीज नहीं पढ़ना है, यही सब पढ़ना है बस। लेकिन इसका बहुत हाई लेवल का चीज, अभी तो हम लोग बहुत ही ABCD ऑफ मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ABCD ऑफ मेडिकल साइंस। और ABCD भी नहीं, AB सिर्फ, उसके अलावा अभी 24 लेटर्स बाकी हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपको ये जिंदगी भर याद रखना है ये सब जो जितनी बात बता रहा हूँ। ये नहीं कि सिर्फ आपको क्वालिफिकेशन बाकी सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई तक याद रखना है, लेकिन ये सब टिल डेथ याद रखना है। इसीलिए इसको समझ समझ के पढ़िए, रट्टा मार के मत पढ़िए। रट्टा मार के पढ़ेंगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ऐसे भी आपको बता दूं, 16 से 17 क्वेश्चन पूरे बायो में सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी से रहते हैं, कम से कम 16 से 17 हर साल। तो भाई 90 में 16-17 क्वेश्चन मतलब ये मोर देन अराउंड 20 to 25% क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को हम लोग एक स्पेशल नाम याद रखेंगे। क्या नाम याद रखेंगे? वाटर परमिएबल सेगमेंट। ये नाम आपको याद रखना है। और इस सेगमेंट को हम लोग याद रखेंगे वाटर टाइट सेगमेंट। इस नाम से ही बहुत कुछ आप, मतलब कि इस सेगमेंट में, कौन से सेगमेंट में? इस सेगमेंट में आपको वाटर बहुत सारा रीअब्जॉर्ब होता है, और इस सेगमेंट में वाटर बिल्कुल भी रीअब्जॉर्ब नहीं होता है। हेलनेस लूप के डिसेंडिंग हेलनेस लूप में वाटर बहुत सारा रीअब्जॉर्ब होता है, जबकि असेंडिंग हेलनेस लूप में वाटर बिल्कुल भी रीअब्जॉर्ब नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात सबको समझ में आ रही है? डिसेंडिंग हेलनेस लूप में सिर्फ वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, जबकि असेंडिंग हेलनेस लूप में सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या रीअब्जॉर्ब होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर बिल्कुल भी रीअब्जॉर्ब नहीं होता है। इसीलिए इसको कहते हैं वाटर परमेबल सेगमेंट और इलेक्ट्रोलाइट। अब दूसरा उल्टा बात याद रखो, कौन से सेगमेंट में? इस सेगमेंट में असेंडिंग में ओनली इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब, ओनली इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब बट नो वाटर। और इसमें ऑलमोस्ट नो इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब, क्योंकि एनसीईआरटी में ऑलमोस्ट लिखा, हालांकि इसमें कोई नो इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब। ठीक है, तो आप बताओ, जब नेफ्रिक फिल्ट्रेट इधर आएगा, इसमें आएगा, तो इसमें से तो सिर्फ वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट तो रीअब्जॉर्ब हो नहीं रहा है। कि इलेक्ट्रोलाइट भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है इसमें? इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब हो रहा है इसमें? नहीं ना। तो जब इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो इसका ऑस्मोलैरिटी कम होगा या बढ़ेगा? लेस होगा ऑस्मोलैरिटी या बढ़ जाएगा? क्योंकि सिर्फ वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है। ऑस्मोलैरिटी या मोलैरिटी बढ़ेगा या कम होगा? बाकी लोग बोलो। सबका यूनिवर्सली एक ही डिसीजन है कि बढ़ेगा। ऑस्मोलैरिटी क्या होगा इसमें? बढ़ेगा। तो यहां तक आते आते ऑस्मोलैरिटी काफी बढ़ जाता है। कहां पे? एट द एंड ऑफ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने osmolality increases very much। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एट द एंड ऑफ डिसेंडिंग हेलनेस लूप osmolarity इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। बोलो, osmolarity इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। बोलो, increases and nearly it become 4 times than initial नेफ्रिक फिल्ट्रेट। तो भाई इनिशियल नेफ्रिक फिल्ट्रेट का यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी
मान लो यहाँ पे ऑस्मोलारिटी नेफ्रिक फिल्ट्रेट का, अभी लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, घबराओ मत। यहाँ पे मान लो ऑस्मोलारिटी x है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x ऑस्मोलारिटी, क्या हो जाएगा 4x। समझ में आया? हैव यू गॉट दिस पॉइंट? हैव यू गॉट दिस पॉइंट एवरीवन? ठीक है, चलो तो अब ये लिख लो, पहले मुझे कहोगे सर लिखने का टाइम दीजिए। अब आपको मालूम है हमारे ब्लड का ऑस्मोलारिटी कितना होता है? व्हाट इज द ऑस्मोलारिटी ऑफ ब्लड? ब्लड ऑस्मोलारिटी कितनी होती है? अराउंड, बोलिए एनीवन। खदीजा, आजकल आप आंसर नहीं दे रही हैं। देखिए खदीजा ने क्या पूरा यूनिट लिखे, यूनिट क्यों नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ 300 लिख रहे हैं। 300 क्या यूनिट भी तो लिखना होगा, मोलारिटी में आप लिखते हैं कि नहीं, मोल पर लीटर या कुछ ऐसे होता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो बोमेंस कैप्सूल में प्लस पीसीटी में ऑस्मोलारिटी कितना होगा बताता हूं, आप लोग बोलो। बोमेंस कैप्सूल में और पीसीटी में ऑस्मोलारिटी कितना होगा भाई बोलो। अरे जुवेरिया, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1200 हो जाएगा बोमेंस कैप्सूल में और पीसीटी में। जुवेरिया 1200 बोल रही है, बाकी लोग तो सही बोल रहा है। तो यहाँ भी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ही रहेगा, लेकिन जैसे ही डिसेंडिंग हेनलेज लूप में जाएंगे ना, ऑस्मोलारिटी बढ़ता जाएगा, ऑस्मोलारिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और आपको मैं बता दूं, हमारे बॉडी में किडनी के अलावा कहीं भी जो भी बॉडी फ्लूइड है, ऑल बॉडी फ्लूइड है, ऑस्मोलारिटी दिस वन 300 मिली ऑस्मोल। एक्चुअल में 300 नहीं होता है, एक्चुअल में होता है 290, लेकिन हमारे एनसीईआरटी के बुक में इसको 290 को सिग्निफिकेंट फिगर में 300 कर दिया है। क्या कर दिया है? 300 कर दिया है, ठीक है ना। ऐसे एक्चुअल में 290 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये बताइए डिसेंडिंग हेनलेज लूप में कोई इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब होगा? नहीं होगा। सिर्फ क्या रीअब्जॉर्ब होगा? वाटर, और बहुत सारा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। भाई यहाँ पे आपने आए, यहाँ पे 100 ml था, यहाँ पे 100 ml था, तो यहाँ पे 20 ml। अब इस 20 ml में से अराउंड 15 ml तक यहाँ पे सिर्फ 5 ml इधर जाएगा, सिर्फ 5 ml। तो 15%, 70 से 80% तो यहाँ तक, और रिमेनिंग 15% यहाँ तक, तो सिर्फ 5% इधर जाता है। तो इसमें कितना परसेंट अराउंड फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाता है? वाटर 15%। 70 से 80% वाटर तो इधर ही रीअब्जॉर्ब हो गया है, किधर में? पीसीटी में। और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में 15%, तो इधर सिर्फ 5% जाता है असेंडिंग हेनलेज लूप में। कोई दिक्कत? आई थिंक नो दिक्कत, इसलिए मैं इसमें आंसर में आपको आगे बढ़ता हूं। अब असेंडिंग हेनलेज लूप की बात करें, तो असेंडिंग हेनलेज लूप में क्या रीअब्जॉर्ब होता है? तो इसमें सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब होते हैं, और मेनली कौन से इलेक्ट्रोलाइट? सोडियम क्लोराइड एब्जॉर्ब होता है। हालांकि इसमें कैल्शियम भी थोड़ा सा एब्जॉर्ब होता है, लेकिन हमको जरूरत नहीं है जानने का। मैग्नीशियम भी रीअब्जॉर्ब होता है, लेकिन हम लोग याद रखेंगे कि इसमें 2 इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब होता है। कौन सा? सोडियम एंड क्लोराइड। क्या रीअब्जॉर्ब होता है? सोडियम एंड क्लोराइड, बोथ थिक एंड थिन पोर्शन से, बोथ थिक एंड थिन पोर्शन से। देख रहे हो, थिन पोर्शन से भी और थिक पोर्शन से भी। क्यों? आपसे पूछ दिया जाए कि थिन पोर्शन से सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होता है कि थिक पोर्शन से? चलो लिख लो, नीचे क्या लिखना है बुशरा मैडम को, लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए। खदीजा खाली ठीक से, अरे बेवकूफ लगी दोनों से ना, आपके सामने बुक है तब भी आप ये बोल रहे हो। थिक एंड थिन दोनों से सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होता है। देखो डायग्राम को देखो, एनसीईआरटी का बुक खोलो, एनसीईआरटी का बुक ऑल द टाइम अपने पास रखो। लिख लिया रे बुशरा? चलो लिख लिया होगा, ठीक है ना। थिक एंड थिन पोर्शन दोनों से रीअब्जॉर्ब होता है। देखो हो रहा है कि नहीं खदीजा? तो मैं देखो यही सब क्वेश्चन मैं राइज करता हूं ताकि आपके दिमाग में वो चीजें बसे कि क्या चीज याद रखना है, क्या चीज नहीं याद रखना है।
यही गलतियां करते हैं बच्चे। थिक में भी रीअब्जॉर्ब होता है, थिन में भी। लेकिन एक बहुत ही मैं आपको बात बता रहा हूं जो आप किसी से शेयर मत कीजिएगा, अपने तक रखिएगा, बांटने से कम हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों शेयर कीजिएगा, बोलिए शेयर कीजिएगा, किसी को मत बताइएगा, एकदम चुपके से रखिएगा। यहाँ पे एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है, नहीं नहीं बताइएगा, बता दीजिएगा, अच्छी बात है। बांटने से शिक्षा बढ़ती है, कम नहीं होती है। बांटना चाहिए, अपने एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए इस चीजों को, बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए। और यहाँ पे पैसिवली रीअब्जॉर्ब होता है, ये भी कभी कभी आ जाता है। नीचे में बिल्कुल शेयर करना चाहिए मुआज साहब, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या कहा, असेंडिंग हेलनेस लूप में हमने क्या कहा, इन तीनों का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी, सॉरी, सेक्रेशन नहीं होता है, इन तीनों का सेक्रेशन नहीं होता है। किन तीनों का सेक्रेशन नहीं होता है, अमोनिया, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन का सेक्रेशन नहीं होता है। हालांकि पोटेशियम का होता है, लेकिन आपके बुक में नहीं है, इसलिए आपको नहीं ही याद रखना चाहिए, ठीक है ना। आपके बुक में नहीं है तो आप लोग जबकि मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पोटेशियम का सेक्रेशन होता है, लेकिन अभी के लिए नहीं होता है। अभी के लिए क्या होता है, पोटेशियम का भी सेक्रेशन नहीं होता है अभी के लेवल के लिए। लेकिन यहाँ पे सेक्रेशन थिन पोर्शन में, जो थिन पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेलने है ना, ठीक नहीं, थिन पोर्शन, किसका सेक्रेशन हो रहा है बताइए, ध्यान ईमानदारी से देख के बताइए तो, किसका सेक्रेशन हो रहा है। और देखो आपके बुक में सिर्फ असेंडिंग में दिखाया है, जबकि यूरिया का सेक्रेशन वाकई में एक्चुअल में खाली थिन असेंडिंग में नहीं, इवन थिन डिसेंडिंग में भी होता है। लेकिन आपके बुक में देखो, अब इसमें यहाँ पे क्लियरली ये बात कहीं नहीं लिखा है कि ओनली इन थिन पोर्शन ऑफ असेंडिंग लूप। अगर रहे कि थिन पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेलने में क्या सीक्रेट होता है, तो आप आंख बंद करके लिख देना, क्या थिन पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेलने में क्या सीक्रेट होता है, बोथ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग में, क्या बोलो, लिखो यू। मैं नहीं सीक्रेट होता हूं, तुम, यू का मतलब तुम नहीं, यूरिया, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो आपको ये याद रखना होगा कि यूरिया, अच्छा पीसीटी में यूरिया सेक्रेट होता है कि रीअब्जॉर्ब होता है, रीअब्जॉर्ब होता है। थिन पोर्शन ऑफ लूप ऑफ हेलने में क्या होता है, सेक्रेट होता है। और थिन में भी अगर पूछे डिसेंडिंग या असेंडिंग, अगर ऑप्शन में इस तरह से रहे तो आपका ना असेंडिंग। तो ये बताइए, अब यहां से जो इलेक्ट्रोलाइट ऊपर की तरफ जा रहा है, इस इलेक्ट्रोलाइट से वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, बोलिए। नहीं ना, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसकी ऑस्मोलैरिटी नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी या कम होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज, सबने सही लिखा, डिक्रीज। और घटते घटते एट द एंड ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हिलने ये 300 और समटाइम 200 तक मिली ऑस्मोल तक पहुंच जाता है, 300 और 200 मिली ऑस्मोल तक पहुंच जाता है। तो आपसे कहा जाए कि डिसेंडिंग हेलनेस लूप में क्या एब्जॉर्ब होता है, तो सिर्फ वाटर। असेंडिंग लूप ऑफ हेलने में क्या एब्जॉर्ब होता है, सोडियम क्लोराइड। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने में क्या सेक्रेट होता है, तो इसके थिन पोर्शन में यूरिया सेक्रेट होता है। असेंडिंग हेलनेस लूप के भी थिन पोर्शन में यूरिया सेक्रेट होता है, बाकी कुछ नहीं सेक्रेट होता है। थिक एंड थिन दोनों असेंडिंग हेलनेस लूप में सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होता है, सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होता है। असेंडिंग हेलनेस लूप में वाटर रीअब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं होता है। एट द एंड ऑफ असेंडिंग हेलनेस लूप नेफ्रिक फिल्ट्रेट बिकम आइसोऑस्मोलर और हाइपोऑस्मोलर। अब तीन टर्म आपको याद रखना है, ऑस्मोलरिटी से रिलेटेड तीन टर्म याद रखना है। आइसोऑस्मोलर, हाइपो नाम से ही पता चल रहा होगा सबको, जो भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं सब समझ गए होंगे क्या इसका मतलब है। जो बेवकूफ बच्चे हैं वो भी, वो तो और जल्दी समझ गए होंगे। और जो महाबेवकूफ है उनको समझाने की जरूरत नहीं है। हाइपर ऑस्मोलर मतलब मोलरिटी अगर रिमेन सेम रहे तो उसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे, आइसो ऑस्मोलर। तो पीसीटी में कि नेफ्रिक फिल्ट्रेट आइसो ऑस्मोलर रहेगा ब्लड के, या हाइपो या हाइपर, पीसीटी में, पीसीटी में आइसो। डिसेंडिंग हेलनेस लूप में
नेफ्रीफिल्ट्रेट हाइपोऑस्मोलर होगा या हाइपरऑस्मोलर? हाइपर। असेंडिंग हेलनेस लूप में नेफ्रीफिल्ट्रेट हाइपरऑस्मोलरिटी होना, हाइपोऑस्मोलर होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? हाइपोऑस्मोलर। और एट द एंड ऑफ असेंडिंग हेलनेस लूप सॉल्यूशन बिकम आइदर आइसोऑस्मोलर और बोलो हाइपोऑस्मोलर, और आइसोऑस्मोलर और हाइपोऑस्मोलर। क्यों? ये 300 हो सकता है या 200, डिपेंड अपॉन कंडीशन। वो क्या कंडीशन है वो सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग देखो फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, ये पहले हम लोग इन दोनों का पढ़ लेते हैं, पीसीटी का, हेलनेस लूप का, फिर हम डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में एक साथ पढ़ाएंगे। कल क्लास इसी टाइम पे लेंगे, क्या दिक्कत है? इसी टाइम पे लेंगे 11:30 से 1। हाँ तो क्या हुआ, 15 अगस्त तो आजादी भी मनाएंगे, हम झंडा आपको दिखाएंगे। क्या नहीं पढ़ना है? अच्छा नेट नहीं होता है तो रात में लेंगे 8 से 9, लेंगे जरूर, रात में लेंगे 8 से 9, ठीक है ना? चलिए कल रात में 8 से 9। PCT is lined by simple cuboidal brush border epithelium which increases surface area for nearly all the essential nutrients, and 70 to 80% of electrolytes and water are absorbed by this segment. PCT also helps to maintain the pH and ionic balance by selective secretion of hydrogen ion, ammonia and potassium ion into the filtrate and by reabsorption of रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लिखा है, लिखना चाहिए रीएब्जॉर्प्शन। देखो एक बात याद रखना, पीसीटी डीसीटी इन दोनों में और इवन कलेक्टिंग डक्ट में, इन तीनों में, पर मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ, क्या रीएब्जॉर्ब होता है? तो पोटेशियम, सॉरी सेक्रेट होता है, क्या सेक्रेट होता है? अमोनिया एंड हाइड्रोजन। और साथ साथ इन तीनों में रीएब्जॉर्ब क्या होता है? बाइकार्बोनेट SCO3 में। और इसका कंबाइन, इसका और इसका कंबाइन इफेक्ट है क्या? मेंटेनेंस ऑफ, इसका कंबाइंड इफेक्ट है मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी, इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या है? आज रात में नहीं होगी क्लास। एसिड बेस बैलेंस एंड, बोलो भाई, आयनिक रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेशन, वही बात लिखा है कि PCT also help to maintain pH, acid base balance and ionic balance of the body by selective secretion of hydrogen ion ammonia and potassium ion into the filtrate and by absorption of bicarbonate from it. हेलनेस लूप रिमूव रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम। आपसे पूछा जाए कि मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन किस सेगमेंट में होता है ओवरऑल, तो कहोगे असेंडिंग हेलनेस लूप में। किस सेगमेंट में? नेफ्रॉन नहीं, रीनल ट्यूबुल्स के किस सेगमेंट में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है भाई बताइए? असेंडिंग लिम्ब में या डिसेंडिंग लिम्ब में? तो मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन इन असेंडिंग लिम्ब। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया है, क्या? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसको हम आगे हम बताएंगे, इस पूरे लाइन को हम आगे बताएंगे। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेलनेस परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट, देखो हमने भी यही टर्म इस्तेमाल किया था, ऑलमोस्ट मतलब कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स रीएब्जॉर्ब भी होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स रीएब्जॉर्ब भी होते हैं। दिस कंसंट्रेट द फिल्टर एज इट मूव डाउन। नहीं, इसको हम दूसरे कलर से दिखाएं तो ठीक रहेगा, नहीं तो आप लोग, ये अभी आगे हम बताएंगे कौन सा, ये वाला लाइन हम आगे समझाएंगे, ठीक है ना? द डिसेंडिंग लूप हेलने इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू क्या? इलेक्ट्रोलाइट। This concentrate the filter as it moves down. The ascending limb is impermeable to allow, but allow transport of allow actively or passively. देखो देखो मेरी बात सुनो मेरे बहनों भाइयों माताओं दोस्तों, एक्टिवली पैसिवली याद है ना? थिन पोर्शन ऑफ असेंडिंग हेलनेस लूप में सोडियम क्लोराइड एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है या पैसिवली? बोलो जल्दी जल्दी। थिन पोर्शन में असेंडिंग में पैसिवली, और थिक पोर्शन में तो खा गया ना। एनसीईआरटी में सब कुछ होता है, उसे डिकोड करना पड़ता है, समझे मेरे माताओं बहनों भाइयों दोस्तों? अगर समझे तो वाई लिख दो। सब कुछ होता है,
सीधे रत्ता मारोगे ना तो मजा नहीं आएगा। खदीजा तुमने कभी वीडियो पे कमेंट नहीं किया, बिस्मा तुमने कभी कमेंट नहीं किया, इतना मेहनत से पढ़ाता हूँ, कुछ तो कमेंट कर दो। नहीं, आज बिस्मा का टर्न है। बिस्मा अगर नहीं तुमने किया ना तो बहुत मार पड़ेगी तुम्हें। अभी 2 दिन के बाद तुमसे मुलाकात होने वाली है, ठीक है। और खदीजा का टर्न है, 2 दिन के बाद सिर्फ मुलाकात होने वाली है, ठीक है। एज द कंसंट्रेटेड फ्लूइड, खदीजा और बिस्मा इन दोनों की जिम्मेदारी है आज के लेक्चर पे कमेंट करने का। Therefore, as the concentrate filtered pass upward, it gets diluted due to passage of। क्यों बिस्मा, तुम क्यों नहीं बोल रहे? बिस्मा, why not you are telling? हाँ नहीं है, नहीं क्या है? नहीं है, इबादुर रहमान के नाम से है वो, इबादुर रहमान के नाम से है, ठीक है ना। इबादुर रहमान, अच्छा वो है, वो वाला दूसरा इबादुर रहमान। Therefore, as the concentrate filtered pass upward, it gets diluted due to passage of reptile to the medullary fluid। अब medullary fluid क्या होता है, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में, ये कौन सा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मेडुलरी फ्लूइड, इन सबको नेक्स्ट क्लास में इसके आएगा, नेक्स्ट क्लास में, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा अजीब सा टिपिकल टाइप का है। ऑफलाइन क्लास तो एक दिन में लपेट देता है, मैं ये सारी चीज़ों को एक दिन में लपेट देता, लेकिन ऑनलाइन क्लास में लपेटना मुश्किल काम होता है, क्योंकि समझाने के लिए हमें खुद बहुत इफोर्ट लगाना पड़ता है ऑनलाइन क्लास में। समझ गया बात को? दिस इज ऑल फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक। मुदब्बिर साहब पूछ रहे हैं क्या यूरिन कभी यूरिन में खून होगा तो क्लॉट हो जाएगा? नहीं खून होगा, नहीं होगा क्लॉट।